Rahim. Dear students, this is our 19th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I am your course instructor Dr. Muhammad Azam. Today we will discuss a very important lecture of field tensor. आज के लेक्चर में हम एक फील्ड टेंसर को फॉर्मुलेट करेंगे which is also known as electromagnetic field tensor, which is of second rank, as well as it is called an antisymmetric tensor of rank 2. It has a very important physical significance because sometimes we require to express the four vector equations in terms of magnetic field as well as electric field. Another टाइप अगर हम ये कहें कि पीछे भी हमने फील्ड इक्वेशंस जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनको हमने फोर वेक्टर फॉर्मलिज्म में लिखा था. टर्न्स आउट टू बी अ सिंगल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल. तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट यही है कि हम एक ऐसा फील्ड टेंसर डेवलप करना चाह रहे हैं जिसको हम लेटर ऑन यूज़ कर सके in order to write the Maxwell equation in covariance form. And you know what is a covariance form? Covariance form means invariant form, to write the equations in tensor form. So आज के लेक्चर में हम इसकी डेरिवेशन करते हैं. Therefore we can say sometime it is required to write Maxwell equation in four tensor form in terms of E and H. And let us see how this can be accomplished. We have shown that in terms of scalar and vector potential, the electric and magnetic field E and H may be written as. ये हम अपने previous lecture में भी electric और magnetic field को in terms of हमने वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल में लिखा है, और फील्ड टेंसर को ड्राइव करने के लिए भी हम यही दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन जैसे आपको यहाँ शो हो रही है, दिस इज H इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A. H वी ऑल नो इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, और चूँकि यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, और बोल्ड का मतलब हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीन देयर आर थ्री कंपोनेंट्स on the left hand side, that is of H1, H2, H3, and similarly we have three components on the right hand side of vector potential A1, A2, A3. So magnetic field is represented in terms of vector potential by given equation 1, while electric field is represented by equation 2 in terms of scalar potential phi and vector potential A. So जैसे मैंने अभी कहा कि ये एक वेक्टर इक्वेशन है, सो इसको हम इन टर्म्स ऑफ ओपन कर सकते हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट हम इसको लिखना चाह रहे हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव H1, H2, H3, और कर्ल ऑफ A को अगर आप ओपन करें तो वी हैव दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को भी कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे, बट बिफोर यहाँ से हम इसको इक्वेट करना चाह रहे हैं. Basically we want to write H1, H2 and H3 separately, so that अगर हम यहाँ से इसको ओपन करें इस डिटर्मिनेंट को, तो देन और कंपेयर करें द ith कंपोनेंट. यहाँ पे I1 correspond to ith component, I2 correspond to jth component, and I3 correspond to kth component. या आप ये भी कह सकते हैं this is along x-axis, along y-axis and along z-axis. So first component correspond to left hand side पे H1 होगा, और right hand side पे correspond to partial A3 over partial X2 minus partial A2 और partial X3. जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, तो आपके पास H1 के अकॉर्डिंग जब आप कंपेयर करेंगे
या इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ I1 I2 I3, देन वी हैव एन इक्वेशन 3। इसका बड़ा आसान है इसको थोड़ा देखना भी, कि अगर आप एक टर्म लिख लेते हैं तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म लिखी जा सकती है। और एक और भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वन इंडेक्स यूज हो रहा है, देन राइट हैंड साइड पे ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड इंडिसेस यूज होंगे। सो अगर 3 और 2 यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो देन ऑब्वियसली ये रिवर्स में लिखा जाता है, 2 और 3 हो जाएगा। जैसे आपको ये इक्वेशन 2 में नजर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको H2 नजर आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो 1 और 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगेन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, this is 1 3, so ये 3 1 होगा। And similarly H3 can be written as partial A2 or partial X1 minus partial A1 or partial X2। दिस इज जस्ट अ ट्रिक कि हम इसको कैसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इसको हम लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। अगेन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज E1 E2 E3, but this is a gradient of phi and it can be written as partial phi over partial x1, partial phi over partial x2 and partial phi over partial x3। this is minus 1 over c, this is partial ax over partial t, partial ay over partial t, and this is partial az over partial t। दिस बेसिकली इसके अंदर ये चूंकि बोल्ड है, और बोल्ड मीन जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, A1 A2 एंड A3। सो अकॉर्डिंगली इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इनटू दिस फॉर्म। बट अगेन चूंकि हम चाह रहे हैं कि इसको हमने एक कंबाइन इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए जैसे लास्ट हमने फाई को जो स्केलर पोटेंशियल, इसको इन टर्म्स ऑफ हमने वेक्टर पोटेंशियल लिखा, और जो आपका फोर्थ कंपोनेंट व्हाट वी से एज ए टाइम कंपोनेंट, उसको भी हम इन टर्म्स ऑफ x4 बना लेते थे। और वो सिंपल हम चेन रूल अगर अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो इट कैन बी रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ x4, जैसे कि आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है। नो अब हमने क्या किया है यहाँ पे, ये माइनस है, तो माइनस वी ऑल नो इट कैन बी रिटन एज अयोटा स्क्वायर, बिकॉज अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अगर ये अयोटा आप एक यहीं पे रहने दें और एक अयोटा मल्टीप्लाई कर दें, then we have partial iota phi over partial x1, partial iota phi over partial x2, partial iota phi over partial x3, and we all know the fourth component of vector potential is iota phi, so therefore we can replace this partial iota phi by A4। so we have iota partial A4 over partial x1, partial A4 over partial x2 and partial A4 over partial x3। नो इसमें इस टर्म में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे भी इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं थ्रू x4। सो अगेन यू कैन यूज चेन रूल ऑफ partial x4 into partial x4 or partial t, but we know x4 is equal to iota ct, and iota c is a constant which can be taken outside, and then we have partial t over partial t, वो 1 हो जाएगा, then we left with partial ax over partial t। Similarly अगली दो कंपोनेंट के साथ भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बट वो जो अयोटा से हमने बाहर निकाला था, देन सी सी विल बी कैंसिल्ड एंड ओनली वी हैव अयोटा। नाउ सिमिलर टू इक्वेशन 3, यहाँ पे भी हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं इन इक्वेशंस को। सो अगर आप पहला कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, दैट विल बी बेसिकली E1 इज इक्वल टू, यहाँ से पहला कंपोनेंट आएगा ऑब्वियसली, अगर आप अयोटा दोनों में से कॉमन ले, देन वी हैव a partial A4 over partial x1 माइनस partial A1 over partial x4। बट ये अयोटा हम बेसिकली यूज करना चाह रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो एक अगर हम ये अयोटा दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा इट विल बी अयोटा स्क्वायर, दिस इज माइनस, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अयोटा E1, अयोटा E2, अयोटा E3 हो जाएगा। बट अगेन अपनी कन्वीनियंस के लिए या फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम चाह रहे हैं कि यहाँ इसके साथ माइनस ही लगा रहे। सो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे माइनस आ गया था, यहाँ पे प्लस आ गया था। तो वो माइनस अगर आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ माइनस ही रह जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, और ये अगेन माइनस हो जाएगा। सो यू कैन से first component will be equal to minus E1
इज इक्वल टू पार्शियल ए फोर पार्शियल एक्स वन माइनस पार्शियल ए वन और पार्शियल एक्स फोर। अनलाइकली जैसे हमने पीछे देखा था वहाँ पे एच वन था तो टू थ्री इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर ये वन है तो यहाँ पे फोर वन, बट ये सिमिलरिटी है, फोर वन है तो वन फोर होगा। Similarly, E2 will be compared as partial A4 or partial X2 minus partial A2 or partial X4. So इसी तरीके से ये लिखा जा सकता है। Now these are two main equations, equation 3 and equation 4. इन्हीं को हमने यूज करना है और ये हमें हेल्प करेंगी in order to write electromagnetic field tensor. Simply हम कहते हैं कि this is a field tensor. सो एक फैक्ट यूज़ करते हैं हम जो इक्वेशन 3 और 4 के राइट हैंड साइड पे, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आया था कि ये कर्ल फॉर्म में था, तो कर्ल फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। और अगर आप इक्वेशन 4 को भी देखें तो वो भी इसी फॉर्म में, जस्ट लाइक अ कर्ल। सो ये अब हम ये फैक्ट करते हैं कि सिंस द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस 3 and 4 आर ऑफ द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर, and we know that a curl operation on a vector rarely defines an antisymmetric tensor of rank 2. These equations therefore suggest that Maxwell equations which involve electric and magnetic field may be expressed in terms of an antisymmetric tensor of rank 2. So अब ये हम assumption ये ले रहे हैं कि ये जो components है कर्ल की फॉर्म में लिखे गए हैं, that rarely defines a tensor of rank 2. तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं कि वो टेंसर जो है वो ये है एफ म्यू न्यू, दिस इज सेकंड रैंक टेंसर। दिस इज आल्सो, चूंकि हम टेंसर की नॉर्मली जो बात कर रहे हैं वो 4 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। 4 डायमेंशन मीन ऑब्वियसली उसमें 3 कंपोनेंट स्पेस के हैं और चौथा कंपोनेंट आपका टाइम का कंपोनेंट है। सो अब हम इन दो इक्वेशन जो हमने 3 और 4 डिफाइन की हैं उसको इक्वेशन 5 में हमने सम अप कर दिया और हम कह रहे हैं कि ये फील्ड टेंसर है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये 4 डायमेंशन में है तो हम ये देख सकते हैं कि इट विल हैव अ 16 कंपोनेंट। ऑब्वियसली इफ म्यू एंड न्यू वेरीज फ्रॉम 1 2 3 4 and it has 16 components. जैसे म्यू इक्वल टू 1 करें तो हमारे पास न्यू की वेरिएशन जो है वो 1 2 3 and 4 है। दैट मीन फॉर ईच म्यू इक्वल टू 1 वी हैव 4 वेरिएशन ऑफ न्यू। 4 यहाँ से आगे। सिमिलरली इफ म्यू इज इक्वल टू 2 देन अगेन वी हैव न्यू इक्वल टू 1 2 3 4। Similarly for म्यू इक्वल टू 3 we have 4 components, so we have 16 कंपोनेंट्स। अब ये चेक करना है कि क्या ये जो 3 और 4 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, क्या एग्जैक्टली ये इलेबोरेट कर रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 को। उसके लिए हम 2-3 यहाँ पे चेक करते हैं और बाकी हम सिमिलरली वहाँ से लिख सकते हैं। एंड फॉर प्रैक्टिस आप सारे 16 के 16 कंपोनेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। 4 कंपोनेंट्स बड़े सिंपल हैं जो आप अब भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर आप इन दोनों को सेम रखें, म्यू और न्यू को 1 1 रखें तो देन ऑब्वियसली यहाँ पे 1 1 होगा, ये 1 1 होगा, तो दिस विल बी कैंसल आउट एंड वी हैव 0 रिजल्ट फॉर F11। सिमिलरली दिस हैज 0 फॉर F22, सिमिलरली F33 एंड F44। सो ये आपके पास सारे 0 0 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, F11, F22, F33 एंड F4। सो 4 कंपोनेंट्स तो हमने स्ट्रेट अवे डिटरमिन कर लिए। बट अब देखते हैं कि व्हाट अबाउट F12 इफ वी टेक म्यू इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 2। सो ये अगर आप म्यू 1 रखते हैं और म्यू को 2 रखते हैं, दैट मीन 2 1 एंड 1 2 हो जाएगा। अब अपनी इक्वेशन 3 और 4 को देखना है कि ये किसके इक्वल था। सो अगर हम बजाय मैंने यहाँ पे H3 लिखा है 2 1 1 2, इसको हम चेक करते हैं इक्वेशन 3 से एग्जैक्टली क्या H ये 3 के इक्वल है। तो अगर आप ये देखें तो ये 2 1 एंड 1 2 ये एग्जैक्टली इक्वेशन H3 के इक्वल है। दैट मीन if we take the values of mu and nu equal to 1 2,
then it represents the equation, one of the equation 3, उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. Similarly, if we take mu equal to 1 and nu equal to 3, देन आप देखेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा. तो अगेन अगर आप ये इक्वेशन 3 को देखें तो ये देखें 1 3 एंड 3 1, दिस कॉरस्पॉन्ड टू S2. बट वहाँ पे हमारे पास जो 1 3 के निकला है वो 3 1 और 1 3 निकला. सो दैट मीन हम उस S2 के साथ माइनस लगा सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिखाया गया, ये माइनस में. ठीक है, ये अब आपके पास फॉर्म बेसिकली यहाँ पे आपने रखा था 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3. तो ये जो हमें इक्वेशन 3 में देखें तो वहाँ पे 1 3 और 3 1, तो वहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो F13 विल बी इक्वल टू माइनस. सो अभी तक हम इनफैक्ट 6 कंपोनेंट निकाल चुके हैं, जिनमें से 4 बड़े ट्रिवियल थे, जिसमें हमने 1 1 2 2 3 3 और 4 4 लिया था, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो थे वो 0 आ गए थे. 2 हमने निकाल लिए हैं 1 2 और 1 3 का. बट अगेन अगर आप इसको यहाँ से करेंगे, चूँकि हम साथ ही कह रहे हैं ये एंटीसिमेट्रिक भी है, और एंटीसिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स की बात करें तो वो अगर हम उसका ट्रांसपोज लें इट विल बी इक्वल टू -a. सो जो कंपोनेंट आपका F12 है वही विद नेगेटिव साइन 2 1 होगा. सो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं मोर सिंपल फास्ट में कहूँ तो 4 ट्रिवियल निकला है हमारे पास, F11 2 2 3 3 और 4 4. बाकी रह गए थे 12. 12 में से वी हैव टू फाइंड 6, और 6 वैसे ही लिखे जाएंगे बिकॉज ऑफ एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी. जैसे यहाँ पे हमने 1 2 निकाल लिया तो 2 1 क्या होगा, 1 2 एंड 2 1 ये रिप्लेस हो जाएंगे, तो माइनस आप लेंगे तो ऑब्वियसली 2 1 विल बी इक्वल टू -H3 हो जाएगा. एंड सिमिलरली केस यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 1 निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू H2. और इसी तरीके से बाकी आप तमाम निकाल सकते हैं बाय वेरिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड न्यू. जैसे जैसे आप म्यू और न्यू को वेरी करेंगे वो आपके पास कंपोनेंट्स आते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए होल मैट्रिक्स के तौर पे. जैसे मैंने कहा कि 16 कंपोनेंट्स हैं, तो ये वो 16 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड टेंसर F. यू कैन से द फर्स्ट is F11, this is F12, F13, F14, F21, 22, 23 and 24. Similarly 31, 32, 33 and 34. और ये वो डायगोनल हैं जिनकी मैंने बात की थी कि ये F11, F22, F33, F44 ये 0 है. तो ये आपको मैट्रिक्स में भी नज़र आ रहे हैं, और ये अभी हमने 2 फाइंड किए हैं 1 2 और 1 3. तो अगर आप देखें तो इनका ये एंटीसिमेट्रिक होने की वजह से देखें ये F12 ये 2 1 ये माइनस के साथ आ गया, अगर ये माइनस के साथ है तो ये फिर प्लस के साथ आ गया. सिमिलरली आप निकाल सकते हैं द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, और ये अब जब आप निकालेंगे F14 तो वो आएगा -i1, लेकिन जब आप 4 1 निकालेंगे तो आपके पास प्लस के साथ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसिमेट्रिक. इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेन एवर द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड न्यू आर इक्वल, तो सिमेट्रिक इसका जो टेंसर है आपका एंटीसिमेट्रिक टेंसर ऑफ इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. एंड वेन एवर म्यू डज नॉट इक्वल टू न्यू, तो ये एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देगा. दैट मीन एफ म्यू न्यू की जो वैल्यू होगी वो आएगी तो नॉन ज़ीरो, बट नॉन ज़ीरो के साथ साथ वो इक्वल होगा विद ये हमने इनफैक्ट यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ कर ली है एंटीसिमेट्रिक टेंसर की, और वो यही होता है कि जब आप इंडिसेस को एक दूसरे के साथ चेंज करें तो साइन जो होता है वो नेगेटिव आता है. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एंटीसिमेट्रिक इन टेंसर म्यू एंड न्यू.
सो यही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे 1 2 रखते हैं तो वो आपको मिलता है H3, और जैसे ही आप इनको चेंज करते हैं तो वो आपको -H3 के साथ मिलता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसको हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये फील्ड टेंसर को हम बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इसको कंपोनेंट्स को मेमोराइज करें, इसके कंपोनेंट्स F1 2 F2 2 क्या है। ये बड़े ऑब्वियस है, ये F1 1 2 2 3 3 4 4 ये 0 होते हैं, और इनमें से आपने अगर 6 निकाल लेते हैं तो 6 वैसे ही आप उसकी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसिमिट्री के तौर पे उसको लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी फील्ड टेंसर को इस्तेमाल करके मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखेंगे कोवेरियंस फॉर्म में, दैट इज we will write Maxwell equation in terms of field tensor. So thank you very much.